हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सॉरी, आज ये नाइट में नहीं लेके आ पाई प्रैक्टिस सेट कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण। और अभी मैं ये करवाने वाली हूँ। इसका मैंने जो तीसरा शिफ्ट था 27 दिसंबर वाला, वो मैंने करवा दिया था। इसके वाला लास्ट वाला जो पेपर था जनवरी का, वो भी मैंने करवा दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर्स के पूरे शिफ्ट कर लेंगे तो बहुत सारे प्रश्न यहीं से आने की सीधे सीधे चांसेस हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी चीज़ें इन्होंने हिंदी जो हो चाहे कंप्यूटर हो, सभी चीज़ें इसमें कवर की हैं। तो इसमें हम जो ये पेपर पढ़ते हैं, इसमें हम हिंदी, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान का लेते हैं। उस सामान्य ज्ञान में विज्ञान के भी प्रश्न आ जाते हैं, क्योंकि पिछली बार विज्ञान अलग नहीं था, सेम सामान्य ज्ञान के साथ ही था। तो उसमें वो भी आ जाएंगे और साथ में कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न भी आएंगे। थोड़े दिनों में मैं इसके दो दो शिफ्ट के दो दो वीडियो लेके आ जाया करूँगी, ताकि ये शिफ्ट आपकी जल्दी से क्लियर हो जाए। बाकी क्या होता है कि दिन में मेरे और भी 2 से 3 वीडियो आते हैं प्रबंधन के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए, कंप्यूटर और इंग्लिश हिंदी के लिए। तो इसलिए ये दोनों पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो चलिए स्टार्ट है। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेट 4 है। इसके पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट इसके कर चुके थे। पहला क्वेश्चन है, वेब पर पब्लिक द्वारा एक्सेस किया गया पोस्ट क्या कहलाता है? जो पोस्ट जनरल पर्सनल जनरल होता है, वो क्या कहलाता है? वेब पर पब्लिक द्वारा एक्सेस के लिए, एक्सेस मतलब होता है पहुंच। तो वेबसाइट पर जब उस पब्लिक पर एक्सेस के लिए, मतलब पब्लिक तक पहुंच के लिए पोस्ट किया गया पर्सनल जनरल क्या होता है? तो आजकल आपने सुना होगा ब्लॉग बहुत चल रहा है, तो ये ब्लॉग ही होता है वेब पर पब्लिक द्वारा एक्सेस के लिए पोस्ट किया गया पर्सनल जनरल। तथा यह अपने ईमेल, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल को दर्शाता है, जैसे मैसेज को स्टोर किया जाता है। ईमेल क्या होता है? ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है जो मैसेज को इसके मैसेज को स्टोर भी किया जा सकता है। तो वेब पर पब्लिक द्वारा एक्सेस के लिए पोस्ट किया गया पर्सनल जनरल क्या कहलाता है? ब्लॉग। आपने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग होती है, यूट्यूब पर भी, इंस्टा पे भी, नॉर्टन और गूगल पर भी। नॉर्टन क्या है? नॉर्टन क्या है? नॉर्टन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, जो कि वायरस को ख़त्म करने के लिए बनाया जाता है। तो नॉर्टन क्या है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। क्या है नॉर्टन? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। बहुत सारे एंटीवायरसेस के नाम एक साथ लिखवा कर मैं आपको पटवारी के पेड ग्रुप में डाल दूंगी, जो कि आपको पटवारी के नोट्स के साथ मिला होगा। तो आपको ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इनमें से बताइए कि ये एंटीवायरस है, या इनमें से कौन एंटीवायरस नहीं है, या इनमें से कौन एंटीवायरस है, तो आप उसका आंसर अच्छे से कर पाओगे। फायरवॉल का प्रयोग सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। फायरवॉल जो है, फायरवॉल प्रोग्राम, इसका उपयोग अनाधिकृत आक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउज़र द्वारा हमें इंटरनेट पर जानकारी हम ढूंढ सकते हैं। कोई भी चीज़ हमें सर्च करना हो तो हम वेब ब्राउज़र से कर सकते हैं। नॉर्टन क्या है? एक एंटीवायरस है। और मालवेयर क्या है? एक वायरस है। ऑडियो फाइल जो रहती हैं वो किस फॉर्मेट में उपलब्ध रहती हैं? तो ऑडियो फाइल जब आप देखते हो कि MP3 मोबाइल आता था पहले, तो उसमें केवल उसको हम MP3 ही बोलते थे, क्योंकि उसमें गाने बजते थे। तो ऑडियो फाइलें किस फॉर्मेट रहती हैं? MP3 में रहती हैं। जबकि PDF जो होती है, PDF होती है नॉर्मल पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल बोलते हैं इसको, और पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बोलते हैं। PNG पिक्चर के लिए रहता है, और TXT टेक्स्ट के लिए रहता है। अगला है, MS एक्सेल में कौन सा चिन्ह गुणन का संकेत होता है? तो जो आपने देखा एक तारांकन टाइप का चिन्ह आता है, वो MS एक्सेल में गुणन का संकेत देता है। कैसा आता है? इसको एस्टरिस्क या तारांकन बोलते हैं। यही चिन्ह गुणन को बताता है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में पृष्ठ अभिविन्यास क्या है? तो पृष्ठ अभिविन्यास क्या होता है? जो कि बताता है कि मुद्रण की दिशा कैसी होगी, लेफ्ट होगी, राइट होगी, ऊपर होगी, नीचे, मतलब उसको ओरिएंटेड कैसा होता है। पृष्ठ अभिविन्यास को हम पेज ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। तो ये क्या बताता है? ये दस्तावेज मतलब होता है डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसका मुद्रण मतलब होता है प्रिंट। तो प्रिंट की क्या दिशा होगी, किस तरह से हम उसको लेंगे, जो है हॉरिजॉन्टल लेंगे, लैंडस्केप लेंगे, तो ये सभी बताता है पृष्ठ अभिविन्यास। तो क्या हो जाएगा? एक मेनू जो दस्तावेज के प्रदर्शन या मुद्रण की दिशा बताता है। प्रदर्शन मतलब इसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, मुद्रण मतलब उसको प्रिंट कैसे करना है, इसकी दिशा कौन बताता है? पृष्ठ अभिविन्यास बताता है। इंटरनेट किसके लिए प्रयुक्त होता है? इंटरनेट पूरी दुनिया में प्रयुक्त होता है, तो इसको क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल नेटवर्क बोलेंगे। इंटरनेट को क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल नेटवर्क बोलेंगे। यह दुनिया भर में फैले अनेक छोटे छोटे कंप्यूटर को जोड़ने वाला एक जाल होता है। प्रोफेसर G.C. टिकलीडर को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, आप फाइल्स को कहाँ पे स्टोर करेंगे? बहुत सरल क्वेश्चन है। अगर हमारे पास बहुत सारी फाइल होंगी तो हम अलग अलग फ़ोल्डर बना देंगे और उनको वहाँ पर सेव कर लेंगे। तो फाइल को हम कहाँ सेव करेंगे? फ़ोल्डर्स में सेव करेंगे। एमएस एक्सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पटवारी के अलावा बहुत सारे एग्जाम में दूसरे में भी आ चुका है। एमएस एक्सेल 2007 में आप डाटा के कॉलम को रो में रूपांतरित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? अगर डाटा के कॉलम को आपको रो में बदलना हो तो मतलब आपको ट्रांसपोज करना रहेगा। ये याद रखिएगा, डाटा को रो और कॉलम को जब एक्सचेंज करना होता है तो हम ट्रांसपोज शब्द का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोज देखिए, ये सेकंड नंबर पे आ रहा है। राइट क्लिक, फिर पेस्ट स्पेशल, फिर देन ट्रांसपो। राइट क्लिक करेंगे, वहाँ से पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करेंगे और उसको ट्रांसपोज कर देंगे तो रो का कॉलम में ट्रांसपोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में यदि आप टेक्स्ट के एक ब्लॉक को इधर से उधर ले जाना चाहते हैं तो क्या होगा? कट होगा, पेस्ट होगा? पिछली बार का लेवल बहुत ज़्यादा सरल था, इस बार का लेवल थोड़ा सा अच्छा होने वाला है, क्योंकि पिछली बार जो पेपर जो बना था वो 12th लेवल का बना था और इस बार ग्रेजुएट लेवल का बना है, क्योंकि इसमें ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का भी एग्ज़ाम है, तो इसलिए थोड़ा सा पेपर हाई हो जाएगा। किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसी फाइल को बिना रिसाइकल बिन में पहुंचाए डिलीट करने के लिए किया जाता है? बिना रिसाइकल, अगर हमको रिसाइकल बिन में नहीं पहुंचाना है, डायरेक्ट डिलीट करना है तो शिफ्ट कर देंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट। कैपिटल में शिफ्ट और कैपिटल में डिलीट। अगर आपको किसी फाइल को रिसाइकिल बिन में नहीं पहुंचाना है, डायरेक्ट डिलीट करना है सीधे, तो सीधे डिलीट करने के लिए आपको कौन सी कुंजी दबाना पड़ेगी? एक शिफ्ट दबाना पड़ेगी प्लस डेल मतलब डिलीट की दबाना पड़ेगी। तो शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करेंगे आप रिसाइकिल बिन में बिना पहुंचाए डिलीट करने के लिए। याद रखिएगा, किसका करेंगे? शिफ्ट प्लस डेल का करेंगे। इससे क्या होगी? फाइल जो होगी परमानेंट डिलीट हो जाएगी। अगर आप अकेले डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में पहुंच जाती है। अगला क्वेश्चन है, ASCII का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII का फुल फॉर्म होगा और इसमें एक कैरेक्टर के लिए 8 बिट का इस्तेमाल किया जाता है। ASCII इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज। इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ASCII में एक कैरेक्टर के लिए कितने बिट का इस्तेमाल होता है? तो इसमें एक कैरेक्टर के लिए 8 बिट का इस्तेमाल होता है। कितने का? 8 बिट का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? वर्ड प्रोसेसिंग, डाटाबेस, DOS या स्प्रेडशीट? देखो, वर्ड प्रोसेसिंग तो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट भी, लेकिन DOS जिसको हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट पे मतलब जो पहले से ही सेट होता है, तो जो पहले से ही सेट होता है वर्ड में वो होता है A4 साइज का पेपर। क्या होता है? उसको डॉक्यूमेंट की लेटर के अनुसार सेट कर दिया जाता है। वे सर्वर जो विभिन्न प्रोटोकॉल या सेवाओं का उपयोग करते हुए दो अलग अलग नेटवर्क्स के मध्य कनेक्टिंग लिंक प्रदान करते हैं वो या कॉन्फ़िगर करते हैं। देखो, दो कंप्यूटर हैं और उनमें अलग अलग नेटवर्क का यूज़ हो रहा है। अलग अलग नेटवर्क को जो जोड़ता है वो गेटवे कहलाता है। ये विभिन्न प्रोटोकॉल सेवाओं का उपयोग करते हुए अलग अलग नेटवर्क के मध्य कनेक्टिंग लिंक प्रदान करते हैं। तो याद रखिएगा, गेटवे क्या होता है? गेटवे अलग अलग नेटवर्क्स के मध्य कनेक्टिंग लिंक प्रदान करता है। क्या होता है गेटवे? अलग अलग नेटवर्क के मध्य कनेक्टिंग लिंक प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन लोगों को मेल सर्वर की सुविधा प्रदान करेगा? तो सुपरवाइजर कोई मेल नहीं देगा, विश्वविद्यालय भी नहीं देगा, आपके सहयोगी भी नहीं देंगे। गूगल, याहू और रेडिफ जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आपको मेल सर्वर की सुविधा प्रदान करती हैं। MS एक्सेल में सिलेक्ट की गई सेल को एडिट करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? एडिट करना है तो आपको F2 का उपयोग करना पड़ेगा। F1 का उपयोग किया जाता है हेल्प करने के लिए, हेल्प मांगने के लिए। F7 का उपयोग किया जाता है स्पेलिंग चेक करने के लिए। F5 का उपयोग होता है कि कोई भी चीज़ आपको नई विंडो वगैरह खोलना है तब उसका उपयोग करते हो। F11 का उपयोग किया जाता है चार्ट बनाने के लिए या चार्ट ऐड करने के लिए। F11 का मैंने F1 से F12 तक की जितनी भी फंक्शन कुंजी हैं उनको ट्रिक द्वारा आपको चैनल पर करवाया है मेरे, तो आप उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आपको F1 से F12 तक कोई भी प्रश्न आए आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। इसके अलावा प्रबंधन से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं उनको ट्रिक द्वारा मैं करवा रही हूँ ताकि आप उन परिभाषाओं को भूलें ना, तो आप वो ट्रिक भी देख
देखिएगा, प्रबंधन ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट में लिंक है। इसके अलावा प्रबंधन के 2500 MCQ की कोर्स भी चल रहा है, वो नहीं देखा है तो वो भी देखिएगा। ये आप देख सकते हैं F5 क्या है, किसी भी चयनित सेल पर जाने के लिए, किसी भी चयनित सेल आपको डायरेक्ट चयनित सेल पर जाना है तो आप F5 पर क्लिक करेंगे। F7 स्वेलिंग चेक करेंगे। F11 नया चार्ट बनाने के लिए उपयोग होता है। MS लाइनों वर्ड में लाइनों के बीच के अंतराल को क्या बोलते हैं, तो लाइनों के बीच का अंतराल लाइन स्पेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है लाइनों का बीच का अंतराल? लाइन स्पेसिंग कहलाता है। इसको सिंगल स्पेस या टेक्स्ट स्पेसिंग भी कहते हैं। MS एक्सेल वर्कबुक में एक सीट की दूसरी सीट पर जाने के लिए क्या क्लिक करना पड़ेगा? एक्टिव सेल, सीट टी, स्क्रॉल बार और टैब बटन। एक सीट से दूसरी सीट पर जाना है तो सीट टैब पर क्लिक करना पड़ेगा। एक सीट को दूसरी सीट पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? सीट टैब का प्रयोग करना होगा। एक्टिव सेल वह होता है जिस पर वर्तमान कार्य हो रहा होता है। स्क्रॉल बार को हम पेज को ऊपर नीचे करने में उपयोग करते हैं। MS एक्सेल में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड अप्लाई करने की, तो बोल्ड के लिए C Ctrl+B का उपयोग होता है। X का उपयोग कट करने के लिए करते हैं, C का उपयोग कॉपी करने के लिए करते हैं और Ctrl+P का उपयोग प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए करते हैं। काय के लिए करते हैं Ctrl+P का? प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, वह स्टोरेज डिवाइस जो मैग्नेटिक टेप का उपयोग करके सूचना को पढ़ने और लिखने के लिए अपनी तकनीक के रूप में उपयोग करती है। मैग्नेटिक टेप का उपयोग कौन करेगा? मैग्नेटिक स्टोरेज करेगा। और ये तो प्रकाशीय रे जो तरंगियाँ होती हैं उनका उपयोग करते हैं, और मैग्नेटिक स्टोरेज काय का उपयोग करता है? मैग्नेटिक टेप का उपयोग करता है। चलिए अगला पढ़ते हैं। अब हमारी कंप्यूटर के एंड हुए, अब हम हिंदी और सामान्य ज्ञान के देखेंगे। फ्रेंड इसके पहले हम आगे बढ़ें, अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। बहुत ही सरल और सुंदर भाषा में इनको तैयार किया गया है। ये इस तरह से तैयार किया गया है कि आपको आपका जो दिमाग है वो भटकेगा नहीं। बहुत ही सरल भाषा में सुंदर तरीके से इनको कवर किया गया है। ज़्यादा लेंदी नहीं डाला गया है, जितना पूछा गया है सिलेबस में उसी को कवर किया गया है, तो आपको ये बहुत पसंद आएंगे। और सबसे मेन ज़रूरी बात ये है कि इसमें हैंड रिटन है, फ्लो चार्ट डायग्राम का यूज़ किया है, ट्रिक्स का यूज़ किया है, रूल्स का उपयोग किया है, जहाँ जहाँ पर जो भी ट्रिक्स लग सकती हैं ताकि आपको उसकी ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो सके, कम समय में आप ज़्यादा गेन कर सकें। ये टोटल 10 बुकलेट मिलेंगी आपको। इसमें व्यापम की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले मध्य प्रदेश के प्रश्न भी हैं, भारत सरकार की योजनाएं भी हैं, मध्य प्रदेश की योजनाएं भी हैं, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान है, पूरा फ्लो चार्ट डायग्राम्स है, सामान्य विज्ञान के 3000 वन लाइनर हैं, सामान्य ज्ञान की बुकलेट है, सामान्य अंग्रेजी ट्रिक और रूल्स के साथ है, और प्रबंधन है जिसमें 1000 वन लाइनर है, गणित तर्क शक्ति है जिसमें 2000 के लगभग इसमें प्रश्न सेट किए हुए हैं। हिंदी का मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था, उसी प्रकार के प्रश्न इसमें बहुत अच्छे से हैंड रिटन सॉल्व किए हैं, और लास्ट में वन लाइनर दिए हैं करीब 1000। सबसे मेन जरूरी चीज़ जो इसके साथ है वो आपको मिलता है ये व्हाट्सएप का ग्रुप। ये व्हाट्सएप का ग्रुप आपके लिए एक ऑनलाइन कोचिंग का काम करता है। यहाँ हम आपकी तैयारी कराते हैं, यहाँ महत्वपूर्ण अपडेट दिया जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाते हैं, मेरी हर वीडियो की PDF दी जाती है, जैसे कि आप ये पढ़ रहे हैं इसकी PDF भी वहीं भेज दी जाएगी। करंट अफेयर यहाँ पे निःशुल्क कराया जाता है। इसके अलावा कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ हो वो यहाँ पे दी जाती है। जैसे कि कोई रीजनिंग का दिशा परीक्षण है तो दिशा परीक्षण के कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उसकी ट्रिक कैसे बन सकती है, या कैलेंडर के कैसे आ सकते हैं, या मैथ्स में प्रतिशतता के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, उसकी ट्रिक द्वारा हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अंग्रेजी में वोकेबलरी का मीनिंग दिए जाते हैं, तो ये सभी यहाँ ग्रुप में दिए जाते हैं। अगर आप ये ऑनलाइन कोचिंग की तरह तैयारी करना चाहते हैं प्लस नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर ये नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की बुकलेट भी यहाँ पर फ्री दी जाती है। पहला अगला क्वेश्चन है, हिंदी का दंत्य से उच्चारित वर्ण कौन सा, मतलब जो दांतों से उच्चारित होता है, तो का तो होता है कंठ से उच्चारित, का से होता है कंठ से होता है, पा ओठों से होता है, लेकिन ता वर्ग जो होता है जब आप ता का यूज़ करते हैं तो ता हमेशा दांतों से बोला जाता है। आप देखते हो कि छोटे बच्चे हमेशा ता नहीं कह पाते हैं तो क्योंकि उनके दांत टूटे रहते हैं। तो जो तास दंत से उच्चारित वर्ण कौन सा होता है, ता वर्ग होता है। और इसमें क्या होता है, जीभ की जो नोक होती है ऊपरी दांतों का स्पर्श करती है, वो दंत व्यंजन कहलाते हैं। त थ द ध सा दंत व्यंजन है, सा भी दंत व्यंजन है, जिसमें ता वर्ग दिया है तो यह पूर्ण रूप से उचित होगा। भाषा के सर्वमान्य तथा स्वीकृत रूप को क्या बोलते हैं, मानक भाषा। ऐसी भाषा जो सर्वमान्य सभी लोगों के लिए मान्य है तो उसका स्वीकृत रूप क्या कहलाता है, उसका स्वीकृत रूप मानक भाषा कहलाता है।
उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों प्रवर्गों में बांटा? उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 9 वर्गों में बांटा है। याद रखिएगा, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा है? तो उच्चारण के आधार पर 9 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से? हिंदी व्यंजनों के अनुसार 9 वर्ग बांटे। सबसे पहला होता है द्योष्ण, मतलब द्योष्ठ होता है, मतलब दांतों से और ओंठों से। पा फ ब भ म। दंत्योष्ठ त थ द ध। वस्य मतलब न स ज र ला। मूर्धन्य टा ठ ड ढ न, ये मूर्धन्य के वर्ड होते हैं। ड ढ रा सा। कोमल तालव्य क्या होता है? क ख ग घ न ख ग। कठोर तालव्य क्या होता है? तालु को कठोर दबाना पड़ता है। श च स ज झ। पश्चिम क्या होते हैं? कोमल तालव्य होते हैं, और कोमल तालव्य होते हैं का। और स्वर यंत्रा, मुखी, हा आदि। तो ये सभी 9 प्रकार होते हैं इसके व्यंजन के उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? 9 वर्गों में उच्चारण के आधार पर बांटा है। सन्यासी शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? सन्यासी, आप देख रहे हैं सन्यासी लिखा हुआ है, तो इसमें किस सन्यासी, इसमें अशुद्धि किस प्रकार की? देखो यहाँ पे आपको एक अनुनासिक टाइप का वर्ड आ रहा होगा कि इसमें अनुस्वार संबंधी है, तो थोड़ी सी बिंदी आएगी साप सा के ऊपर, तो इसमें कौन सी अशुद्धि है? इसमें अनुस्वार संबंधी अशुद्धि है। जहाँ पे बिंदी का प्रॉब्लम आता है वहाँ पे कौन सी अशुद्धि होती है? अनुस्वार। तुमने पत्र तक नहीं लिखा, इसमें उचित निपात बताइए। किसमें हम बल दे रहे हैं? तक में दे रहे हैं। जहाँ पे फोर्सली बोला जाता है किसी शब्द को तो वो निपात होता है। तो यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? तक को। तुमने पत्र तक नहीं लिखा, तो तक क्या होगा? उचित निपात हो जाएगा। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो 6260190944 पर आप मुझे व्हाट्सअप करके सेव इट और आपका नाम लिख कर भेज सकते हैं। आपका नंबर मैं सेव कर लूँगी। डायरेक्ट हाय लिख कर मत भेजिएगा। हाय नहीं, हाय बहुत सारे मैसेज हाय के आते हैं, हमको नहीं पता होता है कि आपका नाम क्या है। आपको अपना नाम लिख कर और सेव इट करके भेजना है, तो आपका नंबर सेव हो जाएगा। 5 तारीख से स्टेटस के थ्रू भी आपको तैयारी कराई जाएगी, तो वो आपको मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है? पुत्र का पर्यायवाची होता है तनय। पर्याय का अर्थ क्या होता है? समकक्ष अथवा समान। पुत्र के विभिन्न पर्यायवाची होते हैं। पुत्र का एक पर्यायवाची होता है सुत। क्या होता है? सुत। एक होता है तनय। सुत, तनय, तातमज। सुत, तनय, तातमज, नंदन। इसके बाद होता है पूत। पूत के बाद होता है बेटा, वत्स, तनुज, लाल। ये सभी क्या होते हैं? पुत्र के पर्यायवाची। जैसे तनुजा हो जाएगा तो वो पुत्री का पर्यायवाची हो जाएगा। तनु किसका हो जाएगा? तनुज किसका हो जाएगा? पुत्र का हो जाएगा। जिसके पार देखा ना जा सके वो क्या कहलाता है? अपारदर्शी कहलाता है, जिसके पार देखा ना जा सके। चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या होता है? चंद्रोदय का संधि विच्छेद होता है चंद्र प्लस उदय, और इसमें गुण संधि है क्योंकि औ की मात्रा इसमें ओ की मात्रा इसमें आ रही है। अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा? अनाथ मतलब जिसके पेरेंट्स ना हो, तो जिसके पेरेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं सनाथ, तो अनाथ का क्या हो जाएगा? सनाथ हो जाता है। पाप का विलोम क्या हो जाएगा? पाप का विलोम हो जाएगा पुण्य। क्या हो जाएगा? पाप का पुण्य हो जाएगा। ई प्रत्यय से बना शब्द इनमें से कौन सा है? तो आप ई प्रत्यय, देखो ये स्टार्टिंग में ई है, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में ई है, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में, यहाँ पे देखो आप लास्ट में बड़ी ई है, तो प्रत्यय हमेशा कहाँ लगते हैं? लास्ट में लगते हैं, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? त्यागी हो जाएगा ई प्रत्यय। रोग पीड़ित शब्द में कौन सा समास है? रोग पीड़ित को हम बोलेंगे रोग से पीड़ित। रोग पीड़ित को क्या बोलेंगे? रोग से पीड़ित। तो देखो बीच में सा आ रहा है, मतलब एक जो है कारक चिन्ह आपने पढ़ा होगा, कर्ता नहीं कर्म को कर्ण से। तो इस प्रकार के कारकों का जब यूज होता है तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तो रोग पीड़ित शब्द में कौन सा आएगा? तत्पुरुष। कान भरना का क्या होता है? पीठ पीछे शिकायत करना। प्रेयसी का शुद्ध रूप क्या होता है? प्रेयसी का शुद्ध रूप है प्रेयसी। क्या हो जाएगा? प्रेयसी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें कौन सा रस? एकदम ये सुन के एकदम बहुत ज़्यादा उत्साह सा आ जाता है, तो उत्साह वाला कौन सा रस होता है? वीर। जहाँ वीरता की बात होती है वहाँ वीर रस होता है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बाड़े उजियारो करो बड़े अंधेरे होए। में कौन सा अलंकार? देखो आप इसमें
तीन चार वर्ड का जो अर्थ है वो सेम आ रहा है। तो जहाँ पर इस प्रकार का अलंकार होता है वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। और जैसे कि उत्तरोक्त उदाहरण, बारे में से अभिप्राय है जलाना, बचपन तथा बड़े, और बड़े से अभिप्राय है बुझाना, बड़ा होना। यहाँ एक ही शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है। सरसिज शब्द में कौन सा समास है? सरसिज शब्द में तत्पुरुष समास है। सरसिज का मतलब होता है तालाब में हुआ, तालाब में बना हुआ, तालाब में उत्पन्न हुआ। सरसिज मतलब क्या होता है? कमल होता है। सरसिज को हम कमल बोलते हैं। और इसमें कौन सा समाज है? इसमें तत्पुरुष समास है। सरसिज में कौन सा है? तत्पुरुष समास है। विकल्प में दी गई पंक्तियों में उपमा अलंकार के उदाहरण को बताओ। देखो इनमें आप देख रहा होगा कि एक जगह बीच में ये सी लिखा हुआ है। सी मतलब आप इस जैसी, अपन हिंदी में भी बोलते हैं, तो आप किसी की तुलना करते हैं, उपमा दे रहे हैं उसके जैसी। तो जहाँ पर भी सी आ जाता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और वहाँ पे समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता या तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है। इसको ये भी बोलते हैं उपमेय, उपमान, साधारण धर्म। जो वाचक शब्द होते हैं ये उपमा के 4 अंग होते हैं। और जब ये दूसरे को उपमा दी जाती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या होती है 33। अतः में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अतः में उपसर्ग है आ प्लस था, मतलब बहुत सारा, अनंत। तो वे शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द के आगे प्रयुक्त होते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। अथाह में कौन सा उपसर्ग है? आ है। फ्रेंड्स ये हिंदी के क्वेश्चन हुए। अब हम सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पढ़ते हैं। गोलकुंडा किला कहाँ पे है? गोलकुंडा किला को किला कौड़ा के नाम से जाना जाता है और ये मध्यकालीन सल्तनत की राजधानी थी। और ये किला कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है, वर्तमान में है। हैदराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना में है। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? तेलंगाना। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले आदिवासी समुदाय का नाम क्या है? आदिवासी सक्रिय रूप से भाग लिया था भील जनजाति ने। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है? राजस्थान में है प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में नहीं है? छोटा नागपुर। देखो मालवा तो मध्य प्रदेश में है, बघेलखंड भी है, महाकौशल भी है, कौन नहीं है? महाकौशल जबलपुर के आसपास का क्षेत्र कहलाता है। छोटा नागपुर नहीं है, ये झारखंड के आसपास है। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसने की थी? एच जे भाभा ने टाटा मूलभूत अनुसंधान की स्थापना की थी। किस राष्ट्रीय उद्यान में आप सहित भगवान विष्णु की अद्वितीय 11 मीटर लंबी प्रतिमा शेष सैया को देखेंगे? बांधव राष्ट्रीय उद्यान में भगवान विष्णु की एक 65 फीट लंबी प्रतिमा है। मानव शरीर में ऊर्जा की आवश्यकताओं को मापने की इकाई कौन सी है? कैलोरी। 1000 कैलोरी को 1 किलो कैलोरी कहते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर निकोलस क्लीमेंट ने 1824 में कैलोरी को ऊर्जा की इकाई के रूप में परिभाषित किया था। फरवरी 1931 में एक सार्वजनिक उद्यान में पुलिस के साथ गोलाबारी मुठभेड़ में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को कहाँ मारा गया था? इलाहाबाद में मारा गया था। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को मारा गया था। पंडित चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है अनुच्छेद 108 के अनुसार। 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग नियुक्त किया गया? सरकारी आयोग नियुक्त किया गया था 1983 में केंद्र राज्य संबंधित मामलों पर जांच करने के लिए। किस जीएसटी में कृषि उत्पादन शामिल है? पेट्रोलियम दूर संचारित उपक्रम जो है शामिल है। हस्तशिल्प उद्योग को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया है जीएसटी के अंतर्गत। कोहिरा बांध कहाँ है? कोहिरा बांध बिहार राज्य का एक कैमूर जो है कैमूर जिले में कोहिरा बांध स्थित है और यहाँ पर मुख्य नहर प्रणाली के तहत सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। तो कोहिरा बांध कहाँ पर है? कैमूर जिले में है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस जिलों में शाही मस्जिद और मोती मस्जिद दोनों हैं? विदिशा में शाही मस्जिद भी है और मोती मस्जिद भी है। बाणसागर बांध कहाँ पर है? सोन नदी पर बाणसागर बांध है। मालवा के कश्मीर के रूप में किसको जाना जाता है? नरसिंहगढ़ को। नरसिंहगढ़ को मालवा के कश्मीर के रूप में जाना जाता है और ये मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में है। ये नरसिंहगढ़ जो रियासत थी उसकी राजधानी हुआ करता था। नरसिंहगढ़ एक झील के किनारे बसा हुआ था इसलिए वह नरसिंहगढ़ को मालवा ए कश्मीर भी बोला जाता है। कटनी में झिंझरी गांव क्यों प्रसिद्ध है? चट्टान या गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने इसको बनवाया था।
950 से 1050 ईस्वी में बनवाया था और यहाँ ये जो है विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगला हम जो है 26 दिसंबर की शिफ्ट लेके आएंगे, या तो आज रात को लेके आऊँगी या कल लेके आऊँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आप अगर मुझे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।